हाय एवरीवन, दिस इज नितिन शेरावत। तो कैसे हैं आप सब? अगर आप इकोनॉमिक्स में 97 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो उसके लिए राइट स्ट्रैटेजी का होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप 97 प्लस स्कोर करना चाहते हो। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा हम बात करेंगे कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करनी है एंड मेरी तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव होगा, एक छोटा सा गिफ्ट, छोटा सरप्राइज आप सभी के लिए। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी इकोनॉमी की प्रिपरेशन रहेगी वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। पहला रीडिंग, दूसरा रिवीजन एंड तीसरा आंसर राइटिंग या टेस्ट। 90% बच्चे रीडिंग और टेस्ट को इग्नोर कर जाते हैं। तभी तो बच्चा पढ़ के तो चला जाता है, पर जो वो एक्सपेक्टेशन रखता है कि उसके इतने मार्क्स आने चाहिए वो नहीं आ पाते हैं। कारण क्या है? रीडिंग एंड आंसर राइटिंग, आप इनको इग्नोर करते हो। ठीक है, तो आज बात करेंगे कैसे आपको चीजें करनी है, कैसे क्या रीडिंग लगानी, कैसे क्या टेस्ट रिवीजन करना है। देखो, पहले बात करते हैं रीडिंग की। अब जैसे ही आपने कोई चैप्टर खत्म किया, चाहे वो इंडियन इकोनॉमी का हो, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का हो, आपको क्या करना पड़ेगा? उसके बाद जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होता है तो आपको लगानी पड़ेगी उसकी रीडिंग। ठीक है, बुक से आपको रीड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बुक से आपको रीड करना पड़ेगा। रीड कैसे करना है? देखो, जैसे ही आप बुक खोलोगे ना तो आप अपने हाथ में एक पेंसिल रखना या हाइलाइटर रखना। जो आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लग रही है उसको अंडरलाइन करना है। अगर कोई डेटा है जिसको आप याद कर सकते हो, छोटा मोटा परसेंटेज है कोई कि 90% है, 95% लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, 60% इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो इस तरीके के अगर आप डेटा याद कर सकते हो तो उसको भी हाईलाइट कर लेना। अब देखो, रीडिंग करनी कैसे, ये तो मैंने बता दिया पहला फैक्टर। अब देखो, जो आपको रीडिंग करनी है ना 2 बुक से करनी है। पहली NCERT और दूसरा रेफरेंस बुक। ठीक है, NCERT मस्ट, आपको NCERT से पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, रेफरेंस बुक में आप कर सकते हो या तो TR जैन कर सकते हो, या एक और बुक आती है संदीप गर्ग। इन दोनों में से जो बुक आपको अच्छी लगती है आप उसको रेफर कर सकते हो, बट NCERT को आपको कंपलसरी रखना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपने मान लेते चैप्टर खत्म किया तो NCERT में से वो चैप्टर पढ़ दिया और रेफरेंस बुक में से चैप्टर पढ़ दिया। ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आपको ट्रेंड समझना पड़ेगा कि आपके CBSE बोर्ड का ट्रेंड कैसा आ रहा है इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। अब क्या हो रहा है कि ज़्यादातर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया CBSE बोर्ड ने। डायरेक्ट क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से कम आता है। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पे उसका ज़्यादा फोकस रहता है। 60 से 65% तक जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। कभी कभी क्या करता है, NCERT में आपकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, डायरेक्टली वो क्या करता है उसी स्टेटमेंट को उठा के आपके पेपर में डाल देता है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा जब आप बुक पढ़ोगे। ठीक है, तो इसलिए NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है और NCERT की इलेबोरेशन इन दोनों बुक में दे रखी है। तो रेफरेंस बुक आप लगा लेना। बात आई या नहीं आई समझ? तो इस तरीके से आपको रीडिंग करनी है। बातें समझ? अच्छा, अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि भैया नोट्स कैसे बनाएं। देखो, मुझे नहीं लगता कि इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको अगर आप बुक पढ़ोगे ना तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि इतनी टफ बुक है नहीं। बट देखो, मेरा थोड़ा तरीका अलग होता है, क्योंकि मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा कि किस तरीके से आपको क्या करना है। ठीक है, अच्छा, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आगे सुन लेना एंड वीडियो को पूरी एंड तक देखना। अब मैं बात करता हूं रिवीजन। अब देखो, आपने क्या करा, आपने रीडिंग कर ली, NCERT से भी पढ़ लिया, आपने रेफरेंस बुक से भी पढ़ लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन आप कर सकते हो, वीक में 1 बार कर सकते हो या वीक में 2 बार कर सकते हो, आपकी मर्जी है, क्योंकि इकोनॉमी है वो इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना ज़्यादा टाइम देना नहीं है। ठीक है, आपको टाइम देना है अकाउंटेंसी, आपको टाइम देना है मैथमेटिक्स पर। ठीक है, तो आप वीक में 1 बार रिवीजन कर सकते हो या 2 वीक में 1 बार रिवीजन कर सकते हो, इतना सफिशिएंट है। अब आपने रीडिंग भी कर लिया, आपने रिवीजन भी कर ली, अब आपको अपनी नॉलेज को टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे होगा? टेस्ट देकर।
ठीक है, वो कैसे होगा, टेस्ट देकर होगा। आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। टेस्ट से फायदा क्या है, आपको पता चलेगा कि आपको आंसर लिखना कैसे है, आपके आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, आपको 4 नंबर में कितना लिखना है, आपको 6 नंबर में कितना लिखना है, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, आपको क्या क्या चीजें हाईलाइट करनी है, अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है। जनाब इसी के नंबर हैं पेपर में, ठीक है। जिसका स्ट्रक्चर अच्छा होता है, जो एक एग्जामिनर कीवर्ड्स देखता है, अगर उसको वो कीवर्ड्स मिल जाते हैं आंसर शीट में तो उसका दिल खुश हो जाता है और उसके हाथ से नंबर निकलते हैं फिर, ठीक है। तो कीवर्ड्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं है कि आपने कुछ समझ लिया अपनी लैंग्वेज में और उसी में लिखे जा रहे हो। अगर आप कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करोगे पेपर में तो फिर प्रॉब्लम आएगी, तब आपके मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपको टेस्ट देना है, इसलिए आपको आंसर राइटिंग की तैयारी करनी है और अपने टीचर से एडवाइस लेनी है कि जो भी आपका टेस्ट ले रहा है कि इसमें मैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन और ऐड कर सकता था, ठीक है। यहाँ पर मेरी क्या गलती है, अगर यहाँ पे मार्क्स आपने काटे हैं तो क्यों काटे हैं, क्या क्या इसमें मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। तो ये एडवाइस लेने की आपको बहुत ज़रूरी है। आपको एनालाइज करना पड़ेगा, सिर्फ टेस्ट देना ही नहीं है, टेस्ट को जो आपने दिया है उसको एनालाइज करना है कि मैंने कहाँ गलती करी है, क्या क्या इसमें मैं इंप्रूव कर सकता हूं। तो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरी तरफ से इनिशिएटिव क्या रहेगा, जिस भी बच्चों के पास मेंटोर नहीं है, कोई टेस्ट नहीं ले रहा है, तो मेरी तरफ से इनिशिएटिव है कि मैं क्या करूंगा, जैसे ही आपके कोई भी बुक के 2 से 3 चैप्टर खत्म होंगे तो मैं एक PDF डाला करूंगा। उस PDF में उन 2-3 चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 से 6 साल में CBSE बोर्ड में, वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक तरीके से आपका वो टेस्ट होगा। आपको क्या करना है, आपको उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके सब्सिक्वेंट 2-3 दिन बाद मैं वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा कि आप क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए था आंसर्स का, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते थे, किस तरीके से आपको आंसर को प्रेजेंट करना था, क्या क्या चीज़ें आपको हाईलाइट करनी थी, उन सारी चीज़ों का हम डिस्कशन करेंगे। देन आप एनालाइज कर सकते हो कि आपने कहाँ गलती की है, कहाँ गलती नहीं करी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके अलावा एक और फैक्टर होता है राइटिंग, जो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हेल्प करता है। जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी है उसको एडवांटेज मिलेगा, ये बात याद रखना। जिस बच्चे की राइटिंग अच्छी है उसको एडवांटेज मिलेगा, उससे 1 से 2 या 3 नंबर का फायदा उसको जरूर मिलेगा, और 1 से 2-3 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आप अपनी राइटिंग को भी इंप्रूव करो, राइटिंग को भी सुधारो, ठीक है। अब बात करते हैं नोट्स के बारे में, ठीक है। क्या आपको नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। देखो मुझे और टीचर्स का नहीं पता कि, बट अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करोगे, मुझसे अगर आप पढ़ोगे तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इंडियन इकोनॉमी की। जो मैं बोर्ड पर लिखवाऊंगा आपको सिर्फ वही नोट करना है कॉपी में, ठीक है। आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं बता रहा हूं कि अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लोगे इसको, तो जनाब बहुत बड़े नंबर आएंगे आपके, ठीक है। तो पूरी फ्री क्लासेस आ रही हैं जिसमें हम पूरा एंटायर कोर्स कवर करेंगे। आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो मैं बोर्ड पे लिखवाऊंगा सिर्फ आपको वही लिखना है। एंड उसके अलावा अपनी तरफ से बुक रीडिंग करनी है। जनाब इतना कर लो और मैं आपकी आंसर राइटिंग अपने आप ही इंप्रूव करा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही। बस जनाब इतना कर लो, आपके इजीली 96-97 से ऊपर आ जाएंगे अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सपोर्ट दिखाओ इस चैनल पर, क्योंकि अब मचाना है। टिल देन टेक केयर, बाय।